अस्सलाम वालेकुम। कैनेडियन ओपन जॉब वर्क परमिट के हवाले से आप मेरा पार्ट 1 देख चुके हैं और मैंने वहीं पर प्रॉमिस किया था कि सेकंड पार्ट इसका जल्द आएगा। तो ये आपके रहा आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज हम बात करने जा रहे हैं कैनेडियन ओपन जॉब वर्क परमिट के हवाले से। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी फीडबैक मिली। उसमें नेगेटिव भी थी, पॉजिटिव भी थी। ज़्यादातर पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव भी थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव थी तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का ट्रस्ट है कि आप लोग समझते हैं कि अगर कुछ बताया जा रहा है तो उसका कुछ मतलब है। और जिनकी नेगेटिव थी उनसे मैं अब तो शायद वो चैनल पे भी नहीं होंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ज़रूर स्टडी करें। आपको सारी नॉलेज वहीं से मिलेगी, क्योंकि जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो वहीं से कहता हूँ कनाडा के हवाले से। क्योंकि जो भी आपका लिंक जुड़ता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो आपको वहीं से बात करनी चाहिए। तो आज पार्ट 2 के अंदर हम मज़ीद इस पर बात करने जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी हैं तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि आप कोई एक तरीका बता दें तो हम इसको सही मान लेंगे। तो मैंने सोचा कि एक तरीका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 8-9 तरीके क्यों ना बता दूं, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तमाम चीज़ें हम इस पर आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं A to Z। अब आप अपने आप को कहाँ फ़िट कर सकते हैं और मैं आपको क्या एडवाइस कर सकता हूँ, इसी वीडियो में हम लास्ट तक जाएंगे और ये तमाम बात करेंगे। ओपन वर्क परमिट कनाडा के हवाले से ये तमाम पॉइंट्स जानना आपके लिए ज़रूरी है। 1 by 1 देखिए कि आप कहाँ फ़िट होते हैं और कहाँ आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। उसके बाद वो एलिजिबिलिटी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो है वो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं, वहाँ आप लेके पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त कनाडा में पढ़ रहे हैं वो ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एलिजिबल होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के। उसकी तफसीली मिल जाएगी आपको वहीं से। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत भी उनको ओपन जॉब परमिट मिल सकता है, और या फिर वो स्पेसिफिक वर्क परमिट भी ले सकते हैं। अगर वो अप्लाई करें तो उनको एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर जारी होगा और वो काम कर सकते हैं। ये भी गुंजाइश वहाँ पर रखी गई है, वो कर सकते हैं। अब एक कंडीशन दूसरी आती है, कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। हम एक ऐसे इंसान की या ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं जो वहाँ पर पढ़ रहा है। अब पढ़ते हुआ ये कि उसकी जो एजुकेशन है वो डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि उसके पास अब फंड नहीं रहे और उसको अब पैसे की ज़रूरत है। और हो सकता है कि उसकी जो कंट्री है, जो उसके फादर हैं मदर हैं, हो सकता है कि उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर वो अपनी स्टडी को जारी रखकर भी ओपन वर्क परमिट हासिल कर सकता है, या अपनी स्टडी को रोक के भी वो अपने लिए फ़ाइनेंस के तौर पर अपने लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है और उसको वो दिया जाएगा। उसको वापस मुल्क नहीं भेजा जाएगा, उसको ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा और वो अपना काम करके अपने लिए फ़ाइनेंस इकट्ठे करेगा। ये है दूसरा तरीका। अब लीजिए तीसरा तरीका। वो ये है कि अगर आप कोई भी स्पेसिफ़िक जॉब कर रहे हैं कनाडा में, जिसमें आप किसी एम्प्लॉयर के पास हैं और आप मुतमईन नहीं हैं उसकी जो कंपनी का मालिक है, उसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं। आप किसी बात को भी साबित कर दें कि वो आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपके जो हकूक़ हैं वो पामाल हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ओपन जॉब वर्क परमिट ऑफ़र कर दिया जाए। अब ये जो कंडीशंस हैं ये वो हैं जो आप पहले से कनाडा पहुंचे हुए हैं किसी भी तरीके से, स्टूडेंट के तौर पर, वटेवर जो भी तरीके हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं उस इंसान की जिसने रेजिडेंसी अप्लाई की है। रेजिडेंसी के तौर पर भी जो आपको जॉब करने के लिए मिलता है ऑप्शन, नंबर 4 पॉइंट हमारा ये है कि उसको
ओपन जॉब वर्क परमिट ही मिलेगा। अब हम एक ऐसे पार्टनर की बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट में, जिसने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ना वो कनाडा में है, ना वो उसने कोई रेजिडेंसी अप्लाई की है, ना वो स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं है वो, लेकिन वो किसी ऐसे इंसान का पार्टनर है। अब वो वाइफ है या वो हस्बैंड है, लेकिन वो किसी ऐसे इंसान का पार्टनर है जिसके शौहर ने या बीवी ने रेजिडेंसी अप्लाई की है, तो वो तो अपने हिसाब किताब उसका है। लेकिन आप अपने मुल्क से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ पर भी आप हैं, आप जो अप्लाई करेंगे अपने लिए केस, उसको हम कहते हैं ओपन वर्क परमिट। यानी कि आप अगेन अब जब जाएंगे तो आप उसके साथ ओपन वर्क परमिट पे जाएंगे और यही आपको मिलेगा। दूसरा है कि अगर ये भी नहीं, रेजिडेंसी भी अप्लाई नहीं हो रही है आपसे, क्योंकि उसके अंदर भी एक पूरे केस की स्टडी होती है, पूरा काम है, पॉइंट्स स्कोरिंग है, तमाम चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी फैमिली की जिसमें मियाँ या बीवी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, और ये बहुत कॉमन है और ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप सोचें कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। याद रखिए, मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूँ, एक हिंट देने जा रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, वो मेरी बात समझ लीजिएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको एक नई सोच मिल सकती है। वो ये कि आप सोचते होंगे कि हम लोग अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा या ऐसे जो भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, और वो कहते हैं कि जी हम आपसे मुतमईन नहीं हैं कि आपका जो इंटेंट है वो क्या है, और आप टाइम ड्यूरेशन वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो बिहेवियर है जी, ये तो मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन दुनिया के तमाम मुल्क इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट आएँ और वो स्टडी करें। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान की पॉलिसी देख लें तो कल पॉलिसी क्या थी, आज पॉलिसी क्या है। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। आपके स्टूडेंट को एक्सप्रेस एंट्री मिल रही है, यानी कि पाकिस्तान के स्टूडेंट को 20 दिन में एंट्री मिल रही है। यही लिखा हुआ है आपके प्रोग्राम में, यही लिखा हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यही सुना है आपने, तो ऐसा ही है। अब ये बातें आप किसी भी कंसल्टेंट के साथ बैठेंगे तो आपको बताएगा कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में 20 दिन के अंदर स्टूडेंट वीज़ा हो रहा है। मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट हो तो जल्दी आ जाओ, स्टूडेंट हो तो सोच क्या रहे हो, अप्लाई करो, 20 दिन में तो बुला लेंगे, ना 2 महीने ना 4 महीने। और ओपन वर्क परमिट पे आइए। एक फैमिली मेम्बर ने क्या अप्लाई किया, स्टूडेंट वीज़ा, उसका स्टूडेंट वीज़ा हो गया। अब वो एक्सप्रेस एंट्री पे 20 दिन में स्टूडेंट के तौर पर जा रहा है, चाहे वाइफ जा रही है चाहे हस्बैंड जा रहा है। उसके साथ दूसरा जो पार्टनर है, हो सकता है उसकी एजुकेशन कम हो, शौहर मास्टर्स है और जो बीवी है वो इंटर है, या शौहर इंटर है बीवी मास्टर, ऐसा कुछ भी है, तो जो सेकंड पार्टनर है उसको अब जो प्रोसेस करवाना है वो करवाना है ओपन वर्क परमिट का, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश और फ्रॉम वेर एवर ही इज़ और शी इज़। तो उसका जो अप्लाई होगा, अब जाहिर बात है इस जैसे हम सवाल आपने किया था ना वहाँ पर कि ओपन वर्क परमिट मिलता ही नहीं है आपकी कंट्री से, तो ये आपने बात समझनी है कि केस बनता है कि एक पार्टनर जा रहा है स्टूडेंट वीज़े पे, उसके साथ दूसरा जो पार्टनर जा रहा है वो उसको कोई और चीज़ नहीं मिल सकती, उसको आप इमिग्रेशन नहीं ऑफ़र कर सकते यहाँ पर, उसको आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं दे सकते, क्या देंगे उसको आप। तो उसने काम तो करना है वहाँ पर, तो क्योंकि उसने जो बेटरमेंट करनी है जाकर कनाडा के अंदर, तो वो काम करके ही अपनी बेटरमेंट कर सकता है। एक और ऑप्शन है कि अगर किसी भी तौर, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे कैनेडियन जॉब बैंक के थ्रू या कैनेडियन की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या किसी भी दोस्त के थ्रू, वटेवर जो भी है, उसे किसी भी तरीके से, या और तरीके भी हैं जिनको मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, प्लीज़ आप समझ सकते हैं। आपको जॉब ऑफ़र हो जाती है और आपके हाथ में जॉब लेटर आ जाता है, तो उस पर जॉब लेटर तो मुझे आया है ना, मैं जा रहा हूँ, तो अगर मुझे जॉब लेटर आया है, अब वो किस तरीके से आया है इसका कोई मतलब नहीं है, आप उसको छोड़ दें। लेकिन अगर मेरे पास जॉब लेटर आया है कनाडा से, तो मैं कनाडा जॉब करने के लिए जाऊंगा, तो जो मेरे साथ मेरा पार्टनर होगी, जो मेरी वाइफ होगी, उसको भी ओपन जॉब वर्क परमिट ही आपको ऑफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और इस पॉलिसी को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं।
मज़ीद आगे चलते हैं जी। अगर हम मज़ीद इस पर बात करें तो अगर आपके किसी एक पार्टनर ने रेफ्यूजी केस डाल दिया है, उसका रेफ्यूजी केस हो रहा है, तो जो उसका पार्टनर है दूसरा जिसने रेफ्यूजी केस नहीं डाला, उसको भी आपको ओपन वर्क परमिट ही देना होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जो लोग वहाँ पर टेम्परेरी वर्क परमिट पे काम करते हैं, टेम्परेरीली काम कर रहे होते हैं, वो भी ओपन जॉब वर्क परमिट पे आ सकते हैं। यानी कि दसियों तरीके हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन शॉर्टकट कुछ नहीं है। नंबर 1 शॉर्टकट नहीं है, नंबर 2 आसानी नहीं है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि जी मैंने अपने पॉइंट को चेक किया, मैंने असेसमेंट करवाई और तमाम चीज़ें मैंने देखी, मेरे पॉइंट एलिजिबल नहीं हैं। यानी किसी भी एक आदमी के पॉइंट एलिजिबल नहीं हैं, पूरे नहीं पड़ रहे, एक पार्टनर के भी पूरे नहीं पड़ रहे, तो पॉइंट पूरे किए जा सकते हैं। यानी कि पॉइंट पूरे करने के लिए जो सवाल उसने किया, आपने अगर नो किया तो वो नो पे पॉइंट कम हुए ना, आप उसको येस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ी सी मेहनत है। हर काम के अंदर मेहनत है। यहाँ पर मैं 2 बातें और कर दूँ। एक, वो कंपनीज़ जो वहाँ पर ब्लैक लिस्ट हो गई हैं गवर्नमेंट के मुताबिक, या जिनके ऊपर केस हो चुका है, या ऐसा कोई भी ब्लैक लिस्ट मौजूद है, अगर वो हैं तो फिर वहाँ पर आप अप्लाई मत करें। अब सवाल ये आता है कि आप ये सवाल कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कनाडा में ब्लैक लिस्ट है और कौन सी नहीं है। तो इसके लिए भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो अप्लाई करने में। अगर आपको लेटर कोई आया है तो वो सही लेटर होना चाहिए, उसी पर आप अप्लाई करें। हर चीज़ के पॉइंट होते हैं, आपकी एज के भी पॉइंट हैं, आपकी एजुकेशन के भी पॉइंट हैं, आइल्स के भी पॉइंट हैं, हर चीज़ के पॉइंट हैं, आपके एक्सपीरियंस के भी पॉइंट हैं, हर चीज़ के पॉइंट हैं। और उन पॉइंट में अगर कोई कमी है तो आप उनको इन्हीं चीज़ों से पूरी कर सकते हैं कि आप उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो भी कमी है आप जानते हैं, अपना स्कोर कीजिए। अगर वो 67 नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल 60 आ रहा है, तो आप ये देखिए कि मैंने किस बात पर ना की है और मैं किस हद तक उसको बेहतर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप आइल्स की बात ही कर लें, लेट्स से एक बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, एक्सपीरियंस मौजूद है, वर्क एक्सपीरियंस मौजूद है, आप उसी काम के अंदर उनको बताएं जो वहाँ पर लिस्टिंग हो रही होती है। बल्कि मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अभी एक चीज़ की, वो ये है कि मैं तकरीबन आपको 8 से 10 वीडियो सीरियल दे रहा हूँ मैं आपको भी, ये आपको मैं अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ, एकदम से मेरे दिमाग में आया, मैं आपको 8 से 10 वीडियोस दे रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि समझाना है आपको कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और पॉइंट्स के अंदर आपको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है। एक तो पॉइंट किस तरह कवर करने हैं, पॉइंट चेक कैसे करने हैं, तमाम चीज़ें वो बातें करनी है। उसके बाद वहाँ पर एक कानून है, एक सिस्टम है फेडरल का जिसके तहत आप ये तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन एक साथ में एक पैरेलल चीज़ चल रही होती है और वो है प्रोविजनल मामलात, ठीक है। सूबे भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सूबों का भी काम होता है। और इस तरीके से मुझे कुछ वीडियोस बनानी पड़ेंगी जिसमें मुझे आपको बताना पड़ेगा कि अगर सूबों के अंदर आप इंटरेस्ट ले लें तो हर सूबे का अपना एक एडवांटेज भी हो सकता है। ऐसे भी सूबे हैं जो आपके अकाउंट के अंदर अगर वो आपकी नॉमिनी ले लेते हैं और आपके एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं और आप उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं तो आपको वो 600 पॉइंट देने को तैयार हैं। विद कुछ नहीं मांग रहे आपसे, वो 600 पॉइंट तक देने को तैयार हैं और वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट होते हैं कि क्या आपको किसी प्रोविंस ने नॉमिनेट किया है। अगर आपने कह दिया येस तो 600 पॉइंट सिस्टम में आते हैं आपके, ठीक है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे आपसे इंटरेस्ट ही तो मांगा है। एक बात, आखिरी बात करने जा रहा हूँ, 2 बातें बल्कि करूँगा। आखिरी बात मेरी ये है, नंबर 1, 2019, 2020, 2021 इन 3 सालों के अंदर कनाडा को आपकी मर्ज़ी हो ना हो, आपका इंटरेस्ट हो ना हो, आप किस किस्म के सोच रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 10 लाख लोग उनको चाहिए, ये उनकी नीड है। अब वो बांग्लादेश से जाएं, वो नेपाल से जाएं, वो श्रीलंका से जाएं, वो फ़िलिपीन से भरे हुए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान से जाएं, ये उनको कोई वो नहीं है। जाहिर सी बात है वो एक मुल्क से उठाते भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपके कितने बिलीव्स हैं अपने बारे में कि मेरा काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, दैट इज़ योर बिलीव्स। लेकिन अपने बिलीव्स को किसी पर नहीं थोपिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपका काम नहीं हो सकता तो आप चुप हो जाएं, साइड पे हो जाएं। जिनकी ये ख्वाहिश है, जिनको बिलीव है, लेट देम अप्लाई
उनको करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि मिलता उसी को है जो मांगता है। जिसको नहीं मिलता वो एतराज़ करके खामोश हो जाता है, और ये आप कर सकते हैं। तो आपको मैंने 2 चीज़ों से दूर रहने को कहा है। एक मैंने कहा है आपको कि ब्लैक लिस्ट कंपनी से बचिए, और एक जो माशरे में मायूसी फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह हाफ़िज़।